आज हैं हमारे साथ ईश मधु तलवार, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम। बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार दान सिंह के जीवन संघर्ष पर लिखी पुस्तक वो तेरे प्यार का गम इनकी चर्चित कृति है। इसके अलावा एक कहानी संग्रह लाल बजरी की सड़क और एक व्यंग संग्रह इशारों इशारों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से 2019 में हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से साहित्य एवं रचनात्मक पत्रकारिता के लिए 2013 में पुरस्कृत हो चुके हैं। इनके 2 नाटकों लयकारी और फेल का फंडा के अनेक मंचन हो चुके हैं। ईश मधु तलवार पत्रकार, कथाकार, नाटककार और व्यंगकार के रूप में सुपरिचित नाम है। सर, पेप टॉक विद राहुल सूद के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई? दरअसल मेरा बचपन जो है एक बहुत छोटे से गांव में बीता है। अलवर से थोड़ा दूर है, बगड़ नाम का गांव है और बगड़ राजपूत उसका पूरा नाम है। लेकिन दरअसल क्या है कि वो अब तो फिर भी लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है गांव, लेकिन हम जब उस गांव में थे, छोटे थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर देखना ही एक अजूबा होता था। मतलब कोई आने जाने का साधन नहीं थे। दिन में एक बस अलवर से हमारे गाँव से गुजरती थी जाते वक्त, जाने और जो अलवर से आप आ सकते हैं, एक अलवर जाने के लिए एक बस आती थी, एक जाती थी, उसका भी कोई टाइम नहीं था। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे घटना याद आ रही है कि मैं जब छोटा था तो गांव में हमारे पड़ोस में एक बड़े ही थे जो हल और ठीक करते हैं, खाटे ठीक करते हैं लोगों की। तो मेरी इच्छा होती थी, छोटा ही था मैं, शायद 7-8-9 साल का रहूँगा, कि मैं भी बसोला चलाऊँ लकड़ी पे। तो मैंने चलाया तो मेरी अंगली ये अंगली पूरी कट गई और लटक गई नीचे, और मैं घर में भागा तो हमारी मदर ने उसको कपड़े से उसको बांधा और फिर खून बंद नहीं हो रहा था तो बोला अलवर चलना पड़ेगा, शहर चलना पड़ेगा। तो गांव से भी सड़क पे आना पड़ता था, वो भी 2-3 किलोमीटर था जहाँ से बस मिलती थी। हम वहाँ गए और इंतज़ार करते रहे बस का। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए, बस नहीं। लेकिन फिर खून बंद हो गया था तब तक कि बोला अब ठीक है कि खून बंद हो गया। तो हालांकि मेरी मदर वो सब करती थी कि पढ़ी लिखी थी, तो गांव में जिस तरह से मासूम और अनपढ़ लोग होते हैं, ज़रा भी कोई तकलीफ़ होती उनके दवाइयाँ रखती थी उनके लिए। किसी के पेट में दर्द हुआ तो ये दवाई दे दी, सिर दर्द हुआ तो ये दे दी, छोटी मोटी जो। इसलिए गांव में बड़ा सम्मान भी था उनका। और जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम लोग पढ़े तो आप लगाइए कि 5वीं क्लास तक का स्कूल था। उसमें भी कक्षाओं के कमरे पूरे नहीं थे, 2 कमरे थे, जिसमें एक में तो हेडमास्टर साहब भी बैठते थे। तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठ कर ही पढ़ते थे, मतलब उस ज़माने में। और जाहिर है कि जब ऐसी हालत हो, बरसात आए तो वो एक कमरा वो भी चूता था और कमरे थे ही नहीं, खुले में बैठते थे। तो बरसात के दिनों में तो हम बच्चे फिर दुआ करते थे कि बारिश आ जाए तो छुट्टी हो जाए। मतलब इस तरह के स्कूल में हम पढ़ के वहाँ से निकले। 5वीं क्लास के तक का स्कूल था। तो फिर बाद में हमारे फादर ने किया कि हमारी मदर के साथ हमें मकान वहाँ बनाया लोर में, बच्चे आगे और सबको पढ़ना था, तब वहाँ जाके हुई। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारी मदर ने हमें पढ़ने की लर्निंग दी, और उसका कारण शायद ये है कि पार्टीशन से पहले मेरी मदर रेनाला खुर्द एक गांव है लाहौर के पास, वहाँ रहती थी, और वो लिखती थी अपने रिसालों में, उनकी रचना छपती थी, कहानियाँ, कविताएं सब। तो जब पार्टीशन में जो वक्त था, आपको पता होगा किस तरह लोग भागे हैं, जो हाथ में आया सामान लेके भागो। तो उनका एक बक्सा था जिसमें उनकी रचनाएँ छपी हुई थी। तो उस बक्से को लाना चाहते थे और नाना जी उनका हाथ पकड़ खींच लेते। तो साहित्य कोई ऐसा कीमती चीज़ नहीं माना जाता। मतलब ये है ना, जो भागे होंगे तो जवारा आते हैं, कहने ले चलो, पैसे बचे वो ले चलो। तो वो, लेकिन उनकी वो जो बक्सा था वो उनकी यादों का बक्सा बना रहा, कि वो याद करती थी कि रेनाला खुर्द ऐसा था, पाकिस्तान ऐसा था। मुझे लगता है कि चूंकि उनकी इस तरह की इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, तो शायद उनको कई बार आदमी फिर अपने बच्चों में देखता है, उन्हें लगता है कि शायद ये पढ़ने लिखने में ठीक है। हालांकि हम 3 भाई थे, एक भाई की तो अब नहीं है, 2 भाई हैं। तो उनको लगा ये शायद पढ़ना चाहता है। तो उन्होंने फिर हमें
हमें बाल पत्रिकाएं, वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो बाल पत्रिकाएं मंगा के दी, जो नंदन है, पराग है, बाल भारती आती थी। जबकि उस दौर में शायद ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते थे कि बच्चे किताब, जो पाठ्यक्रम की किताब है उसके अलावा कुछ पढ़े ही नहीं। सही बात। तो उन्होंने फिर एक बार धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता मंगाया तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल अलग टेस्ट की किताब है। फिर उन्होंने हमें मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया। आप कितने साल के थे सर उस समय? स्कूलिंग में समझ ली आफ्टर फिफ्थ में 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं, मतलब उस दौर में। फादर क्या करते थे? फादर खेती करते थे, वो गांव में रहते थे, बीच बीच में आ जाते थे जब ज़्यादा, फिर बसें वसें चलने लग गई थी उस समय बाद में। तो लेकिन वीक में एक दिन वीकेंड पे आ गए, फिर कभी 5-7 दिन रह गए, फिर खेती थी गाँव में, किसान थे मेरे फादर। तो मदर को उन्होंने इसलिए रखा था कि बच्चे यहाँ पढ़ लें, क्योंकि गाँव में पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो सब बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। हम 4 बहन थी, 3 भाई थे, सबको पढ़ाया उन्होंने, इस लिहाज से ये किया। तो वो मतलब एक पढ़ने का जो लर्निंग है वो हमारी माताजी से हुई। तो अब मैं यूँ तो आप कहेंगे तो मैं नौकरी उस समय साहित्य की करना चाहता था। मेरी जो पहली रचना है, जब मैं 8वीं क्लास में था, स्काउटिंग में था, तो एक पब्लिकेशन डिवीज़न की बच्चों की पत्रिका आती थी, अभी भी आती होगी, बाल भारती। तो उसमें मैं लिखता था, हमारी मदर एड्रेस वड्रेस लिख के भेज दिया करती थी मेरी रचनाओं को। तो वहाँ से चिट्ठी आई कि रचना स्वीकृत है और अपनी फ़ोटो भेजिए आप। अब फ़ोटो गांव में थी, स्काउटिंग ड्रेस में फ़ोटो मांगी थी, तो फ़ोटो खींचने में भी 5-7 दिन लगाता था। तो मुझे लगा ये तो फ़ोटो टाइम पे जाएगी नहीं, छपेगी नहीं, तो मैं रोने लग गया। छोटे थे, मैं 8वीं क्लास में था। हमारी मदर ऐसी थी जैसे कोरोना काल में लोग अब रहते हैं, वो घर में ऐसे ही रहती थी। कभी सब्ज़ी खरीदने जाना, शॉपिंग, कुछ नहीं। हाँ यूँ ठीक है, दिल्ली कहीं शादी में जाना है तो जाएंगी, कहीं बाहर जाना है तो जाएंगी, बाकी वो घर में ही रहती थी। लेकिन उसके लिए फिर वो बाहर निकली घर से, रिक्शा किया, बस पकड़ी, गांव गए, शाम को फिर फ़ोटो लेके आई, भेजी, वो छपी। और 10 रुपये का मनी ऑर्डर आया, वो पहली लिखने की कमाई थी एकदम। वो 8th क्लास में? 8th क्लास में। तो आपको मतलब क्या लगता है सर कि जो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगा हो कि हाँ पढ़ना ही या लिखना ही मेरे को प्रोफेशन बनेगा? तो मैंने तय कर लिया था, जिस तरह की मुझे लर्निंग हुई ना, बताया ना, मुझे अच्छी लगती थी पत्रिकाएं, किताब पढ़ना। हमारे कोर्स में जैसे मान ली मैं तो BSc किया है, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी की भी कंपलसरी होता ही था। मैं चाहे 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, सबसे पहले जो नई किताबें आती हैं हर नई क्लास में, तो हिंदी की भी आती थी। तो हिंदी की किताब तो मैं 2-4 दिन में ही पढ़ जाता था, जिसको लोग साल भर में पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि वो पढ़ने की आदत। बल्कि हमारी मदर ने हमें स्पीड से पढ़ना भी सिखाया, अच्छी हैंड राइटिंग कैसे हो ये भी सिखाया उन्होंने। तो वो पढ़ने का शुरू में, मतलब जब शौक लग जाता है ना आदमी को, फिर उस किताबों का, सही बात है, प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है। जैसा भी ये कोरोना काल में भी बहुत सारे लोग, जब आप जो नहीं, जिनको लिखने पढ़ने का शौक है, उनको लगता है कि हमारा वक्त कैसे कटे है। और ईमानदारी की बात यह है कि जिनको लिखने पढ़ने का शौक है उनके पास तो फिर भी वक्त की कमी है। आपने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी में, साइंस में जी। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपका कैसे इस तरफ? मैं जब ग्रेजुएशन करके मैंने, फिर मुझे लगा मुझे तो हिंदी पढ़नी है, तो मैंने हिंदी में MA किया। तो फिर LLB भी किया उसने मैंने। तो दरअसल अलवर से उस समय दैनिक अखबार निकला था, अरानाद, वो निकला ही था, उसका पहला ही दिन था। तो उसके जो संपादक है अशोक शास्त्री और एक जगदीश शर्मा मेरे क्लास फेलो थे, वो ऑफिसर का सलवर में एक जगह वहाँ मिले शाम को। तो पहला ही अच्छा अखबार निकला था। तो उसी दिन राजस्थान में की जो इतवारी पत्रिका आती थी, उसको सेंट्रल स्पेट पे मेरा आर्टिकल था। तो उन्होंने कहा कि अलवर में ऐसा कोई आदमी जो सेंट्रल स्पेट पर छप रहा है। तो जगदीश जी ने, हमारे जो मित्र क्लास फेलो थे, उन्होंने अशोक शास्त्री से कहा कि अपने ही दोस्त हैं, अलवर के ही हैं। तो वो मिले कि आ जाओ। तो नेक्स्ट डे से मैं अरानाद में चला गया, जहाँ हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, कुछ नहीं था। और मुझे सब घर वाले कहते, मेरी मदर के अलावा कहते थे कि खैर नौकरी कर, तो मदर कहती थी नहीं, इसकी इच्छा है जो इसको करने। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली खबर, जैसे जीवन की पहली रचना होती है, ऐसे पहली खबर जो होती है, वो अरानाद में हम लोग 3 लोग थे कुल अखबार में। संपादक मान लो, चाहे रिपोर्टर मान लो, चाहे कुछ और मान लो, 3 लोग सब कुछ काम करते थे, रिपोर्टिंग भी तीनों करते थे। तो ये मैंने जब जीवन की पहली खबर की, उसमें ये था कि अलवर के पास एक माला खेड़ा है और वहाँ रेल की पटरी के पास बच्चे जो है खेल रहे थे। तो उनको एक सूअर दिखा और सामने से एक ट्रेन आ रही थी। तो उनको एक नया खेल सूझा कि यार सूअर जो है, इसको चलती ट्रेन के सामने फेंक कर इसको मरते हुए देखें, कटते हुए देखें कैसा होता है। तो उन्होंने वो फेंका और कट गया।
तो कटते ही उसकी जो एक हड्डी थी वो तीर की तरह उस बच्चे के ट्रेकिया में आके लगी, सांस नली में, और उसकी डेथ हो गई। तो वो उसको लेके आए थे वहाँ अलवर हॉस्पिटल में। मुझे पता लगा तो हॉस्पिटल गया मैं, तो वहाँ गांव के कुछ लोग थे, प्रलाप कर रहे थे। किसी ने कहा कि खेलते खेलते ही छोरो खेल गयो, ये सब। तो फिर वो पूरी कथा लिया मैंने उसकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैं वहीं घटनास्थल पे है वहाँ नहीं गया होता, तो और पुलिस, ज़्यादातर लोग हमारे क्या पुलिस से फ़ोन करके आज उसकी डेथ हो गई, उस रेल से कट के मर गया या रेल से कट के पत्थर आकर लग गया, तो 2 लाइनी खबर बन जाती है। लेकिन जब आप उसके परिवारों की क्या हालत है उसके मरने से, वो कैसा परिवार था, उसकी कैसे वो हड्डी आई कैसे खिल रहे थे, वो जब आप लिखते हैं सही बात, तब वो खबर बनती है। तो मैंने जीवन की पहली खबर से ही सीखा कि आपका घटना स्थल पर होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन से सारी घटनाएं मिलती हैं लेकिन वो जीवित नहीं होती खबरें। जीवंत जो लाइव न्यूज़ आप कहते हैं वो आपको उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। जैसा आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उनको तो जाना ही पड़ता है। सही बात है। मतलब वो जो ट्रेंड आज की डेट में चल रहा है, आजकल जो रिपोर्टिंग आप बता रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उस टाइम आपने इनिशिएट किया है सर, वो वाला जो ट्रेंड एक आज ही बहुत सारे लोग कोशिश में, क्योंकि मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, 40 साल से ज़्यादा ही हो गए। मैंने 78 में जर्नलिज्म शुरू की थी। तो अब ये दौर ऐसा है कि इसमें कल्चरल प्रोग्राम तक के रिपोर्टर नहीं जाते हैं सर स्पॉट पे, और वो पहले पूछाते हैं क्या क्या गाओगे, वो लिस्ट ले लेते हैं, फिर कह देते हैं ये गाया और इतने इस राग को इतना अच्छा बजाया, और पता पड़ता है कि वो गाया नहीं था, उसने लिस्ट में नाम तो लिखवा दिया लेकिन कई बार ड्रॉप भी कर देता है आदमी, और आप उस गाने की तारीफ ही कर रहे हैं, क्या क्लासिकल, क्या थुमरीर, क्या दादर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इतने जो 40 साल का जो आपका करियर रहा सर, तो आपने कैसे चेंज होते हुए देखा? देखिए, मैं जब पत्रकारिता में, जैसे मैंने बताया, मैं आया तो मुझे आते ही बहुत आनंद आया, और मुझे सबसे पहला आनंद ये आया कि मुझे लगा ये ऐसा प्रोफेशन है कि आपका हर दिन नया होता है, हर रोज़ आप नए लोगों से मिलते हैं, हर रोज़ नई घटनाओं से मिलते हैं। मतलब जैसे कल कैसे दिन होगा मुझे आज नहीं पता। जर्नलिज्म को 40 सालों में कैसे बदलते हुए देखा आपने? देखिए, एक ये लंबा दौर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पूरा सीन बदल गया है, जैसे ज़माना बदला है ना, ऐसे बदला है। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो भूमंडलीकरण का जो दौर था, ग्लोबलाइजेशन का, 1990 के बाद जो बदलाव हुए हैं वो तेज़ी से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप देखिए, नई तकनीक आई हैं, नई चीज़ें आई हैं। एक हमारा दौर था जब हम टेलीग्राम से खबरें भेजा करते थे, यानी राजीव गांधी बांसवाड़ा भी आए हैं तो वो हम खबर, उस प्राइम मिनिस्टर की खबर भी टेलीग्राम से ही भेजते थे। और फिर यदि फ़ोटो का तो यह था कि आप किसी के कोई आने जाने वाले का हाथ भेजें, किसी रोडवेज की बस में भेजें, फिर दफ्तर फ़ोन करें जयपुर की, वो इस नंबर की बस से फ़ोटो मिलेगी। तो ये सब तकलीफ़ें थी उस समय। अब तो बहुत सा तकनीक सब आसान हो गई है। एक मुझे लगता है कि जैसे पूरा ज़माना बदला है, एक पत्रकारिता का भी एक मिजाज बदला है, बड़ी तेज़ी से बदला है। हमारा दौर था जब मैं बेनेट कोलमैन कंपनी का बड़ा अखबार था जिसमें मैंने 10 साल मैं चीफ रिपोर्टर रहा हूँ। तो उस दौर में आप देखिए, हमें कोई ऐसा कभी नहीं गाइडलाइन मिलती थी कि आपको इसके ख़िलाफ़ लिखना है या इसके ख़िलाफ़ नहीं लिखना है, या मुख्यमंत्री को छोड़ना है या क्या करना है, या मार्केटिंग के हिसाब से लिखना है। ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं था हमारे लिए। आज तो मार्केटिंग वाले बताते हैं कि यहाँ से बिजनेस मिलेगा तो ये इसको छापना ही छापना है। तो वो जो एक बिजनेस, क्योंकि ये बाज़ार बड़ा तेज़ी से आया ग्लोबलाइजेशन के बाद, हर चीज़ बाज़ार हो गया है। दुनिया की हर चीज़ अब मुनाफे के साथ जोड़कर देखी जाती है। यहाँ तक कि जो मानवीय रिश्ते हैं, कहना मैं चाहूँगा कि वो भी बाज़ार में बदल गए हैं। तो हर चीज़ को जो बाज़ार में बदला गया है, पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में कमर्शलाइजेशन हर जगह हुआ है। तो पत्रकारिता में भी उसका सीधा सा असर पड़ा है। एक वेज बोर्ड होता था, उस समय सैलरी मिलती थी, हम बहुत खुश रहते थे। आज वेज बोर्ड है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में किसी को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो एक लिखने का एक पूरा दौर सारा बदल गया है। तो ये सब है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पत्रकारिता में फिर भी अब उसको कितना इस्तेमाल हो पाता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दौर तो मुझे अच्छा दौर नहीं लग रहा है जो है। वरना अभी भी हमारे टाइम तक ये था कि आप यदि 2 चीज़ों में युद्ध चल रहा है, गलत और सही में, तो पत्रकारिता हमेशा सही के साथ मिलती थी। गलत का कभी साथ पत्रकारिता देती नहीं है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, भाई कहीं कोई गलत है तो पत्रकारिता उसकी तरफ इशारा करेगी, बताएगी कि ये गलत है। और
क्योंकि समाज अच्छा बनाने का तरीका केवल साहित्य ही नहीं, साहित्य भी है, पत्रकारिता भी है। पत्रकारिता का असर तो सीधा होता है, साहित्य तो एक वातावरण बनाता है जिसका असर कब होता है उसमें तो एक फिर भी समय लगता है, लेकिन पत्रकारिता का ये है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो पत्रकारिता का दौर रहे, मैंने उसमें आप देखिए, मैंने दारा सिंह जैसे पहलवान से इंटरव्यू किया, डाकुओं से इंटरव्यू किए, प्रधानमंत्री से किए, मुख्यमंत्री देखे, कितने मंत्री देखे, कितने फिल्म वाले देखे, एक पूरा एक जो आपको ऐसा नए लोगों से मिलने का जो बता था मिलते हैं और नई चीज़ें आपको देखने में आती हैं। और मेरा तजुर्बा ये रहा कि यदि कोई पत्रकार यदि किसी खबर के लिए कोशिश करे तो मतलब कोशिश तो करनी चाहिए, मिल ही जाती है। अब लास्ट में सर 2 क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो कि यंगस्टर्स जो इस लेखनी में आना चाहते हैं या जो ये सोचते हैं कि हम अपना करियर जो है वो एज अ जर्नलिस्ट या एज अ राइटर बना सकते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो क्या करें और उनको मैसेज भी क्या देना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता बहुत अच्छा क्षेत्र है, मतलब मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं जब इसमें आया तो बहुत सारे लोग ग्लैमर से आते हैं। ग्लैमर से आने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच के आए कि कुछ आपको करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर रोज़ आपको नई चीज़ें मिलती हैं, हर रोज़ नई घटनाएं होंगी, हर रोज़ नए लोग होंगे। जैसे हर रोज़ अखबार का पन्ने बदलते हैं, ऐसे हर रोज़ आपका जो दिन है वो एक नई करवट लेके रोज़ आपके सामने आता है। तो आपके बहुत तजुर्बे होंगे, बहुत अनुभव होंगे, आप इस माध्यम से बहुत कुछ समाज का, देश का भला कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो कहीं पे भी आप देखेंगे विसंगतियां हैं, कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, कौन बोलेगा उसमें? या तो अदालतें बोलती हैं या पत्रकारिता बोलती है। तो वो एक अवसर आपको मिलता है और निश्चित रूप से आपको इसमें आना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से, हालांकि किसी भी क्षेत्र में आप इन चीज़ों से काम करेंगे तो आप सफल होते हैं, आना चाहिए, लेकिन यही सोचकर आना चाहिए कि हमें ये काम करना है और इस तरह ये काम करना है। ग्लैमर से यदि आप आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा हासिल हो पाएगा।